बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था कि मैक्रोइकोनॉमिस्ट क्या करते हैं, उसमें मैक्रोइकोनॉमिस्ट रिसर्च जो लास्ट जॉब थी मैक्रोइकोनॉमिस्ट की कि वो स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी को एक्सप्लेन करते हैं और वो बेसिस प्रोवाइड करते हैं एनालिसिस और फोरकास्टिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद जो वो इकोनॉमिक थ्योरीज क्या होती है वो हम फिर आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इकोनॉमिक थ्योरी से पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं कि बेसिकली थ्योरी क्या होती है। ठीक है, थ्योरी जो है वो वेरीफाइड रिलेशन होते हैं बिटवीन वेरिएबल जो किसी लॉ को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या है कि कोई भी अगर आप ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे तो वो वापस जो है वो जमीन की तरफ आएगा। तो इस इस लॉ एग्जिस्ट करता है, ठीक है, लेकिन वो हमारी नॉलेज में नहीं होता, तो उस वक्त तक वो थ्योरी नहीं होती। लेकिन न्यूटन से पहले किसी ने ये चीज़ ऑब्जर्व नहीं की थी कि ऐसा होता है। जब उसने ऑब्जर्व की, उसने उसको बार बार रिपीटेड एक्सपेरिमेंट के जरिए से उसको वेरीफाई किया, तो वो जो लॉ था वो बिकम थ्योरी। ठीक है, तो जब आप किसी भी सबसे पहले जब आप लॉ ऑब्जर्व करते हैं तो आप सबसे पहले आपके कुछ आप उसमें से जो वो हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं। हाइपोथेसिस जो बेसिकली assumption होते हैं अबाउट द रिलेशनशिप, एंड ये लॉ ऑफ डिमांड है। तो लॉ ऑफ डिमांड हमें ये पता है कि प्राइस का और क्वांटिटी का नेगेटिव रिलेशन। अच्छा, जब तक ये थ्योरी डेवलप नहीं हुई थी लॉ ऑफ डिमांड, तो क्या उससे पहले क्या पॉजिटिव रिलेशन था? नहीं, बल्कि रिलेशनशिप जो है वो नेगेटिव ही था, लेकिन किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया था। और उसने उसको ऑब्जर्व किया बिहेवियर को, फिर उसको रिपीटेड एक्सपेरिमेंट से उसको वेरीफाई किया। तो जिन मेथड से वेरीफाई करते हैं उनको साइंटिफिक मेथड कहते हैं। फिर उसको प्रूव किया, जो वेरीफाइड रिलेशन जो होते हैं बिटवीन वेरिएबल, वो थ्योरी के नाम। ठीक है, तो इकोनॉमिक थ्योरी क्या, a set of ideas about the economy to be organized in a logical framework। अच्छा, रिलेशनशिप जो है वो लॉजिकल होते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये इसका क्या मतलब वो लॉजिकल होते हैं? अच्छा, अब फर्स्ट करो कि मैं एक डेटा कलेक्ट करूँ, हाइट ऑफ द स्टूडेंट और मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, और मुझे एक रिलेशनशिप जो है वो डेवलप हो जाए कि अगर स्टूडेंट की हाइट ज़्यादा होगी तो मार्क्स ज़्यादा होगा। अच्छा, ये रिलेशनशिप तो आपने साइंटिफिक मेथड यूज़ किया, उसने आपको वो रिलेशनशिप बता दिया, लेकिन क्या ये लॉजिकल है कि हाइट का और मार्क्स का कोई रिलेशन है? नहीं। तो आप जब भी किसी भी दो वेरिएबल के दरमियान जब रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं तो उसमें लॉजिक होनी चाहिए। जैसे प्राइस और क्वांटिटी डिमांड, तो अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज रहती है। ठीक है, तो ये आपकी अकल की इसको तस्लीम करती है और आपको ये वेरीफाई भी है। तो जो थ्योरी है वो एक वेरीफाइड और ऑर्गेनाइज्ड और लॉजिकल फ्रेमवर्क होता है जो कि सेट ऑफ आइडिया देंगे कुछ वेरिएबल के दरमियान में आपको रिलेशनशिप बता रहा है। ठीक है, इकोनॉमिक मॉडल क्या है? सिंप्लीफाइड डिस्क्रिप्शन ऑफ सम एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमी, यानी कि जो वो सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन होती है किसी भी थ्योरी की। ठीक है, तो अच्छा एक्सपेक्ट ऑफ द इकोनॉमी आपको थ्योरी बता रही है, उसके ऊपर जो एक मॉडल होगा। अच्छा, इसको मैं एक एग्जांपल के जरिए से आपको वर्ड की फाइल में एक्सप्लेन करता हूँ, तो आपको ज़्यादा आसानी के साथ ये क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे मैं थ्योरी ऑफ डिमांड जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। थ्योरी ऑफ डिमांड सेट ऑफ आइडियाज जो आपको इकोनॉमिक एक्सपेक्ट के बारे में बताते हैं। देयर इज अ नेगेटिव
relationship exist between price and quantity demand. ठीक है, ये आपके पास थ्योरी ऑफ डिमांड या फॉर्मूला ऑफ डिमांड कहते हैं, जो आपने माइक्रोइकोनॉमिक्स कोर्स में हिस्ट्री की, ये थ्योरी। अब अगर इसका मुझे इकोनॉमिक मॉडल डेवलप करना होगा, तो मैं इसको सिंप्लीफाइड वर्जन के अंदर एक मैथमेटिकल फंक्शन के जरिए उसको डिपेंड एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो क्वांटिटी जो है इज इक्वल टू फंक्शन है किसका, प्राइस। ये इकोनॉमिक मॉडल है कि आपने एक क्वांटिटी इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, क्वांटिटी जो है वो डिपेंड करती है प्राइस के ऊपर, और यहाँ पे आपने इसके ऊपर माइनस का साइन शो कर देते हैं, ऊपर वेरिएबल के ऊपर लगा देते हैं, साथ में लगा दो माइनस, ये जो करें क्वांटिटी का और प्राइस का नेगेटिव रिलेशन। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये जो आप सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन जो आप डेवलप करते हैं मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज करते हुए किसी भी इकोनॉमिक थ्योरी के, इकोनॉमिक मॉडल कहते हैं। उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप के जरिए से आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक थ्योरी और इकोनॉमिक मॉडल को हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये बता रहा है कि डेवलपिंग एंड टेस्टिंग अ थ्योरी, जो प्रोसीजर है जिससे आप थ्योरी को डेवलप करते हैं, यानी कि आप, मैंने कहा ना कि जब तक आप में थ्योरी नहीं होती है, थ्योरी बेसिकली हमारे लिए क्या है, नॉलेज है। किसकी नॉलेज है, नेचुरल लॉ की, सोशल लॉ की। जैसे इकोनॉमिक्स जो है वो बेसिकली सोशल लॉ है। तो जब तक थ्योरी डेवलप नहीं होगी, हमारी नॉलेज में वो चीज़ ऐड नहीं होगी। जब थ्योरी डेवलप होती है तो हमारी नॉलेज एक्सटेंड हो जाती है। तो जो प्रोसीजर है कि जब आप कोई चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, किसी लॉ को जब आप ऑब्जर्व करेंगे, तो ऑब्जर्व करने के बाद आप जो है वो उस पे ऑब्जर्व, उसको ऑब्जर्व करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। यानी कि जो सोशल साइंस की जो रिसर्च होती है, उसमें जो ऑब्जर्वेशन होती है वो आप उसमें वेरिएबल्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जिसको हम डेटा कहते हैं, और फिर कोई साइंटिफिक मेथड यूज करके वेरिएबल के दरमियान में रिलेशनशिप को आप प्रूफ कर देते हैं। तो सबसे पहले जब आप ये स्टार्ट करते हैं तो आप रिसर्च क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे फर्स्ट को कोई इकोनॉमिस्ट जो था, वो जो इकोनॉमिस्ट जो जिसने लॉ ऑफ डिमांड डेवलप किया, उसने क्वेश्चन डेवलप किया होगा, इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। उसके जहन में सवाल आया होगा, उसने सवाल को लिखा होगा। ठीक है, फिर मेक प्रोविजनल अजम्पशंस, फिर उसने कुछ अजम्पशंस बनाई, इनिशियल अजम्पशन है जो कि हाइपोथेसिस कहलाते हैं। प्रोविजनल यानी कि अभी वेरीफाई नहीं हुई है, येट टू बी वेरीफाइड, जैसे अभी वेरीफाई होना बाकी है। तो आप उसने एज्यूम किया होगा कि प्राइस का और क्वांटिटी का रिलेशन है, नेगेटिव है। फिर उसने इम्प्लीकेशन वर्क आउट द इम्प्लीकेशन ऑफ द थ्योरी के, ये कहाँ पे होगा, तो फर्म्स के लिए इसकी इम्प्लीकेशन है कि फर्म ये देखेंगे कि अगर प्राइस में जो है वो, अगर वो इजाफा करेंगे, उनकी क्वांटिटी डिमांड उनकी कम हो जाएगी। कंडक्ट एन एम्पेरिकल एनालिसिस, एम्पेरिकल एनालिसिस क्या है कि कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा कलेक्ट करेगा प्राइस का और क्वांटिटी डिमांड का, उस पर कुछ साइंटिफिक मेथड यूज करेगा। साइंटिफिक मेथड यूज करने के बाद वो वेरीफाई कर देगा कि रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, और उसके बाद अपने रिजल्ट्स को एक्सप्लेन कर देगा। तो ये बेसिक, इसके बाद जो है वो एक थ्योरी डेवलप होगी। तो जो थ्योरी डेवलप का जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, उसमें सबसे पहले आपके पास रिसर्च क्वेश्चन है, फिर आप अजम्पशन यानी कि हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं, इम्प्लीकेशन ऑफ थ्योरी बताते हैं, एम्पेरिकल एनालिसिस कंडक्ट करते हैं जिसमें साइंटिफिक मेथड आ जाता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग आ जाती है जो आपने अपने स्टैट्स के कोर्स के अंदर पढ़ा था, रिग्रेशन एनालिसिस आपने पढ़ा था। ये साइंटिफिक मेथड है जो यूज होता है वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, और फिर आप अपने रिजल्ट्स को एक्सप्लेन कर देते हैं, वो रिजल्ट जो बेसिकली वो थ्योरी होती है। तो ये बेसिकली एक शॉर्ट प्रोसेस था जिसके जरिए से हम थ्योरी को डेवलप करते हैं। तो डेटा डेवलपमेंट क्या है, मैक्रो इकोनॉमिस्ट यूज डेटा टू असेस द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, मेक फोरकास्ट, एनालाइज पॉलिसी और टेस्ट थ्योरीज। देखो, जैसे हमने देखा कि जो इकोनॉमी की जो परफॉर्मेंस है उसको आप
कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से। तो उसके लिए जो है वो आपके पास डेटा होना जरूरी है। आप डेटा कलेक्ट करेंगे कि कितना कितना किस किस फर्म ने कितना कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया, इंटरमीडिएट गुड्स क्या थी। ये तमाम काम जो है वो मैक्रो इकोनॉमिस्ट करते हैं। वो यूज करते हैं डेटा को, किस लिए करते हैं कि स्टेट ऑफ द इकोनॉमी के बारे में पता चल सके उनको, फ्यूचर फोरकास्टिंग कर सकें, पॉलिसी ऑल्टरनेटिव को एनालाइज कर सकें और थ्योरीज को टेस्ट कर सकें। बताया कि जब आप थ्योरी डेवलप कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपके पास डेटा होना ज़रूरी है। यानी कि अगर फर्ज करो मैं मालूम करना चाहूँ कि कंजम्पशन का और इनकम का क्या रिलेशन है, तो उसके लिए मुझे कंजम्पशन का और इनकम का डेटा चाहिए। तो मैक्रो इकोनॉमिस्ट जो है वो डेटा को यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? जो उसके पर्पसेज हैं, सबसे पहला पर्पस क्या है कि स्टेट ऑफ द इकोनॉमी को एनालाइज करने के, कि इस इकोनॉमी की परफॉर्मेंस क्या है। इन्फ्लेशन का डेटा लेंगे, प्राइस लेवल का डेटा लेंगे, ठीक है। उसके बाद फोरकास्ट की फ्यूचर परफॉर्मेंस क्या हो सकती है इकोनॉमी की। पॉलिसी ऑल्टरनेटिव क्या क्या है कि हम अगर हम प्राइस को या टैक्स रेट ना बढ़ाएं तो हम रेवेन्यू और किन सोर्सेज से कलेक्ट कर सकते हैं, और थ्योरीज को टेस्ट करने के लिए। तो जो डेटा डेवलपमेंट है, बेसिकली वो मैक्रो इकोनॉमिस्ट यूज करते हैं डेटा डेवलपमेंट को इन स्टेट ऑफ द इकोनॉमी के बारे में पता करने के लिए, फ्यूचर फोरकास्टिंग के लिए, पॉलिसी ऑल्टरनेटिव के लिए और थ्योरीज को टेस्ट करने के लिए। अच्छा, जब आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो या डेटा प्रोवाइड कर रहे हो, तो प्रोवाइडर ऑफ डेटा मस्ट डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ डेटा शुड बी कलेक्टेड बेस्ड ऑन हु इज एक्सपेक्टेड टू यूज द डेटा एंड हाउ। जब आप डेटा डेवलपमेंट का प्रोसेस कर रहे हो तो डेटा डेवलपमेंट का प्रोसेस है बेसिकली डेटा कलेक्शन। तो जब आप डेटा कलेक्ट कर रहा होगा जो भी, तो उसको ये बात पता होना चाहिए कि ये डेटा क्यों कलेक्ट किया जा रहा है, इसका काम क्या होगा, तो फिर वो डेटा कलेक्ट करे। इंश्योर द मेजर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी करस्पॉन्ड टू द इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। यानी कि अगर वो डेटा किसी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए यूज कर रहा है तो वो उस इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट से रेलेवेंट हो। जैसे अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम फाइनल वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज कैलकुलेट करते हैं और उसमें से हम इंटरमीडिएट गुड को माइनस करते हैं। ये हम चैप्टर नंबर 2 में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों करते हैं। तो अभी सिर्फ मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि जब आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं तो आप फिनिश गुड की वैल्यू में से उसका जो इनपुट यूज हुआ होता है उसकी कॉस्ट को आप माइनस करते हैं। तो अब मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, मैं किसी बेकरी में गया, उसने जो है वो जो भी आइटम प्रोड्यूस किए हुए थे, बिस्किट से, केक थे, चिप्स से, मैंने उसकी फाइनल वैल्यू ले ली। और मैंने ये नहीं पूछा कि इसमें इंटरमीडिएट गुड क्या यूज हुई ताकि मैं उसकी कॉस्ट को माइनस कर, बस मैंने वो डेटा आगे, तो वो डेटा जो है वो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट से रेलेवेंट नहीं होगा। तो जब आप इकोनॉमिक्स का डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो आप ये मेक श्योर करें कि जो डेटा कलेक्ट किया जा रहा है वो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, जैसे एक कॉन्सेप्ट है ना कि आपने फिनिश गुड लेनी है, फिनिश गुड की वैल्यू कैसे लेनी है, इंटरमीडिएट गुड की कॉस्ट को माइनस करके। तो ये इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट आपको बताएगा। तो आपको देखना है कि जो आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट से रेलिवेंट है या नहीं। गारंटी द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द डेटा। अच्छा, अगर से बात है कि जब आप डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं तो उसमें किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी होती है, फर्म्स की पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी होती है, जो अगर उसके कॉम्पिटिटर के साथ शेयर हो जाए तो उसको अफेक्ट हो सकता है। तो इसलिए आप उस डेटा को पब्लिक नहीं करते, ठीक है ना। कि अगर जैसे आपने जिस जीडीपी की वैल्यू बताएंगे, आप ये नहीं बताएंगे कि नेस्ले ने कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया, ठीक है ना, या मिजान बैंक का जो है वो क्लाइंट्स कौन कौन से हैं और उनकी प्रोडक्ट कौन कौन सी है, उनका रेवेन्यू उन्होंने कितना जनरेट किया, ये चीज़ें हो सकता है। अगर कॉन्फिडेंशियल तो आप उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ अपने इकोनॉमिक वेरिएबल की वैल्यूज को डिस्क्लोज करते हैं। तो जब आप जीडीपी की वैल्यू को डिस्क्लोज करते हैं तो उसमें बहुत सारे फर्म्स का आउटपुट होता है, तो आप वो नहीं बताते कि कितने किस फर्म का कितना आउटपुट था, उसकी उसकी कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट क्या थी, क्योंकि ये डेटा कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है, तो आप उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जो है वो हम देखते हैं कि जो मैक्रो इकोनॉमिस्ट हैं वो डिसएग्री करते हैं। यानी कि कुछ थ्योरीज में एक इकोनॉमिस्ट कुछ कहता है, दूसरा इकोनॉमिस्ट कुछ कहता है, तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अच्छा, जो इकोनॉमिक एनालिसिस होते हैं उसके दो टाइप्स होती हैं, एक होता है पॉजिटिव एनालिसिस और दूसरा होता है नॉर्मेटिव एनालिसिस। अच्छा, जो पॉजिटिव एनालिसिस है उसमें बेसिकली हम इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस को एग्जामिन करते हैं, ठीक है ना।
यानी कि जैसे लेट सपोज अगर मैं टैक्स रेट बढ़ाऊंगा तो इनकम कम हो जाएगी। ये कॉन्सिक्वेंसेस था इकोनॉमिक पॉलिसी का। टैक्स रेट बढ़ाया तो क्या होगा, इनकम कम हो जाएगी। इस पे तमाम इकोनॉमिस्ट एग्री होंगे, कोई ऐसा नहीं कहेगा नहीं ऐसा नहीं होता। अच्छा, अगर आप मनी सप्लाई को बढ़ाएंगे तो महंगाई होगी, इन्फ्लेशन होगी। ठीक है, तो मनी सप्लाई आपने बढ़ाया, ये क्या थी, पॉलिसी थी। इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि इन्फ्लेशन होगा। ठीक है ना, तो ये इस पे तमाम लोग एग्री होते हैं। तो क्या कह रहा है, पॉजिटिव एनालिसिस एग्जामिन द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एन इकोनॉमिक पॉलिसी बट इट डज नॉट एड्रेस इट डिजायरेबिलिटी। मतलब जो पॉजिटिव एनालिसिस है, इसको हम पॉजिटिव स्टेटमेंट भी कहते हैं, वो आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में बता रहा होगा। वो बता रहा होगा कि अगर आप ये स्टेप लेंगे तो ये हो जाएगा। बस वो इकोनॉमी के लिए डिजायरेबल है या नहीं है, ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या कुछ और करना चाहिए। यानी कि अगर फर्स्ट को इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है तो टैक्स रेट बढ़ा के आप लोगों की इनकम कम कर दें ताकि डिमांड कम हो, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल, अब ये चीज डिजायरेबल होगी या नहीं होगी, या इससे नुकसान भी हो सकता है। इस पे कॉन्फ्लिक्ट है, तो वो आ जाते हैं हमारे पास फिर नॉर्मेटिव एनालिसिस। और नॉर्मेटिव एनालिसिस ट्राइज टू डिटरमिन वेदर अ सर्टेन इकोनॉमिक पॉलिसी शुड बी यूज्ड और नॉट। ठीक है ना, कि क्या होगा अगर मैं मुझे इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, या फर्स्ट को अगर मुझे स्मोकिंग कट करनी है इकोनॉमी से, तो अगर मैं सिगरेट की प्राइस बढ़ा दूं तो उससे क्या होगा कि सिगरेट महंगी हो जाएगी। तो ये तो पॉजिटिव एनालिसिस था। अब उससे स्मोकिंग जो स्मोकर्स हैं वो रिड्यूस होंगे या नहीं होंगे, ये डिजाइन, ये नहीं। तो अब इस पे कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ठीक है ना, कि मतलब करनी चाहिए, इससे क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी। तो एक ग्रुप कहेगा कि नहीं आप इसको बैन कर दें, दूसरा कहेगा नहीं आप इसको महंगी कर दें। तो उसकी डिजायरेबिलिटी क्या है, तो वो उस पर कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। तो वो नॉर्मेटिव, तो वो एनालिसिस जिसमें सजेशंस दी जाए कि आप इकोनॉमिक ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए ये काम कर लें, वो काम करेंगे या नहीं करें, इससे क्या नुकसान है, इसका फायदा भी हो सकता है, कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव पिक कर लिया जाए। तो वो जो एनालिसिस है वो नॉर्मेटिव एनालिसिस है, और इस पे फिर कॉन्फ्लिक्ट है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे अगर आपको कोई बुखार हो, आप एक डॉक्टर को दिखाएं तो वो आपको एक मेडिसिन देगा, दूसरों को दिखाएं तो वो दूसरा मेडिसिन देगा। तो वो दोनों का जो तरीकेकार है वो अलग अलग हो सकता है, तो उस पर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो किस तरीके, अच्छा एक मुल्क में महंगाई हो रही है, इस पे सब एग्री है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। इसको कैसे कंट्रोल करें, इस पे अलग अलग राय हो सकती है, वो नॉर्मेटिव एनालिसिस। ठीक है ना, तो ये हमने देखा कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिसएग्रीमेंट है वो नॉर्मेटिव एनालिसिस में है। पॉजिटिव एनालिसिस बेसिकली आपको फैक्ट्स बता रही होती है, जैसे लॉ ऑफ डिमांड है, तो लॉ ऑफ डिमांड क्या है, पॉजिटिव एनालिसिस है। वो फैक्ट है, उस पर सब एग्री है, कोई ऐसा नहीं होगा कहेगा कि नहीं पॉजिटिव है। अच्छा, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, इसमें फिर आपके पास कॉन्फ्लिक्ट आएंगे। एक कहेगा कि आप जो है वो मनी सप्लाई को कम कर दें, वो कहेगा, दूसरा कहेगा नहीं, इससे तो ग्रोथ कम हो जाएगी। तो इसको आप जो है वो सप्लाई बढ़ा दें चीज़ों की, गुड्स एंड सर्विसेज की, तो हो सकता है उससे सप्लाई से प्राइस कम हो जाए। तो ये डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हैं जो कि इस पे इकोनॉमिस्ट का कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो मैक्रो इकोनॉमिस्ट डिसएग्री करते हैं सजेशंस के ऊपर। ठीक है, तो वो नॉर्मेटिव एनालिसिस कहलाते हैं। पॉजिटिव स्टेटमेंट के ऊपर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। तो इकोनॉमिस्ट कैन डिसएग्री ऑन नॉर्मेटिव इश्यूज बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन वैल्यूज। जैसे मैंने आपको पहले बताया, इकोनॉमिस्ट डिसएग्री ऑन पॉजिटिव इश्यूज बिकॉज ऑफ डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स। अच्छा, ये जो पॉजिटिव इशू लिखा हुआ है इसको आप नेगेटिव भी कर लें, ये यहाँ पे प्रोटोटाइप एरर है ऑन नॉर्मेटिव इश्यूज। तो ये दो तरीकों की वजह से आपके पास कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। नॉर्मेटिव इश्यूज पे पहला वजह जो है वो डिफरेंस वैल्यूज की, मेरी वैल्यूज कुछ और है, दूसरे की वैल्यूज कुछ और है। अच्छा, स्कूल ऑफ थॉट अभी हम पढ़ेंगे कि जो केनेडियन स्कूल ऑफ थॉट है, क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट है, तो उनकी अप्रोच डिफरेंट है। इस वजह से जो है वो नॉर्मेटिव एनालिसिस में डिसएग्रीमेंट हो सकता है। और जैसे हमने यहाँ पे स्कूल ऑफ थॉट बताया था, तो दो स्कूल ऑफ थॉट है, एक है क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट और दूसरा आपके हमारे पास है केनेडियन स्कूल ऑफ थॉट। ठीक है।
अच्छा, मैं थोड़ा सा पहले एक ओवरव्यू देता हूँ, फिर हम स्लाइड्स से आपको मैं उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, बेसिकली इनका जो इस स्कूल ऑफ थॉट्स का जो फाउंडर है या फादर है, वो है एडम स्मिथ। ठीक है। तो एडम स्मिथ का बिलीव था कि सोसाइटी इकोनॉमी में इनविजिबल हैंड्स होते हैं। उन इनविजिबल हैंड्स को वो कहता है मार्केट फोर्सेस। वो मार्केट फोर्सेस जो है वो इकोनॉमी को स्मूथली रन कर रहे होते हैं। अगर कोई भी किसी वजह से अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम से हटती है, तो मार्केट फोर्सेस उसको दोबारा से रिस्टोर कर देते हैं इक्विलिब्रियम पे। तो इसलिए गवर्नमेंट को कोई इंटरवेंशन नहीं करनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी तो उसके इंटरवेंशन की वजह से मसाइल और ख़राब होंगे। जैसे डॉक्टर कहते हैं ना कि आपको अगर बुखार है तो आप एंटीबायोटिक खाएंगे तो पेट खराब होगा। ठीक है ना। तो इसलिए वो कहते हैं कि इसको आप इस तो कुछ लोग होते हैं कहते हैं एंटीबायोटिक यूज़ ना करें, आप ऐसे ही सही हो जाएंगे। दूसरा कहता है कि नहीं ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। अगर आप नहीं इस्तेमाल करेंगे तो आप देर में ठीक होंगे, तो उससे आपकी बॉडी पे नेगेटिव अफेक्ट आ सकते हैं। तो आप ये डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट है कि कुछ लोग ये नहीं यूज करते, कुछ लोग करते हैं। तो इसी तरीके से जो क्लासिकल अप्रोच है, उसके फाउंडर एडम स्मिथ, वो कहता है कि इकोनॉमी में इनविजिबल हैंड है, ठीक है, खुफिया हाथ है। वो मार्केट फोर्स को कहता था, किसको कहता था वो? मार्केट फोर्सेस को। वो वर्क करते हैं और आपकी जो जनरल वेलफेयर होती है वो मैक्सिमम होती है। तो वो कहता है उसका जो क्लासिकल अप्रोच फ्री मार्केट होगा, कोई गवर्नमेंट की इंटरवेंशन ना हो। मार्केट डिसाइड करेगी कि क्या प्राइस है, कि ठीक है ना, कितनी क्वांटिटी डिमांड होगी, कितनी क्वांटिटी सप्लाई। तो क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी सप्लाई पे प्राइस डिटरमिन होगी। इक्विवेलेंट प्राइस होगी जिनका आपके पास क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई बराबर होगी। ठीक है। और हर इंडिविजुअल अपने बेस्ट इंटरेस्ट के लिए काम करे। मेरा बेस्ट इंटरेस्ट क्या है कि मैं मिनिमम प्राइस के ऊपर ले लूँ। तो मार्केट में जो मिनिमम प्राइस अवेलेबल होगी उस पर मैं परचेज करूँगा। तो जो प्रोड्यूसर है वो चाहेगा कि वो मैक्सिमम प्राइस के ऊपर सेल करे। लेकिन किस प्राइस पे ये होगा? जब आप मार्केट में बायर और सेलर मिलेंगे, तो जिस प्राइस के ऊपर क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई बराबर होगी वो इक्विवेलेंट प्राइस होगी। या आपने अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब आप डिमांड सप्लाई पढ़ रहे थे तो वो आपने देखा था कि अगर प्रोड्यूसर इक्विवेलेंट प्राइस से ज्यादा चार्ज करने लगेगा तो फिर वहां पे हम देखते थे कि वहां पर एक्सेस सप्लाई हो जाएगी और डिमांड कम हो जाएगी, शॉर्टेज। क्योंकि आपने प्राइस ज्यादा कर दी, इक्विवेलेंट प्राइस 10 रुपए थी, आप 50 रुपए ले रहे हैं, तो 50 रुपए पे आपकी विलिंगनेस टू बाय कम हो जाएगी, सप्लाई की विलिंगनेस ज्यादा हो जाएगी। तो मार्केट में एक्सेस सप्लाई होगी, जो लोगों का आउटपुट सेल ही नहीं होगा। तो जिनके पास आउटपुट बच जाएगा वो उसकी प्राइस को कम करना शुरू करेंगे और उस वक्त तक कम करते रहेंगे जब तक इक्विवेलेंट पे ना आ जाए। तो वो इनकी मार्केट फोर्स कहते हैं। ठीक है। तो जो क्लासिकल अप्रोच है वो ये कहता है कि कोई गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए। इकोनॉमी में इनविजिबल हैंड यानी कि मार्केट फोर्सेस होती हैं। अगर कोई कभी भी इकोनॉमी रिसेशन में चली जाए तो वो इनविजिबल हैंड वर्क करेंगे और इकोनॉमी को दोबारा से इक्विलिब्रियम में ले आएंगे। ठीक है। इसके जो टू मेंटेन इक्विलिब्रियम द क्वांटिटी डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल, ये हमने अभी मैंने बता दिया। तो मार्केट मस्ट फंक्शन विदाउट impediments यानी कि विदाउट रिस्ट्रिक्शन, विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन मार्केट फंक्शन कर सकती है। वेज एंड प्राइस शुड बी फ्लेक्सिबल। वेज और प्राइस फ्लेक्सिबल होते हैं। अगर आपका लेबर ज्यादा हो जाएंगे वेजेस डिक्लाइन हो जाएंगे, लेबर कम हो जाएंगे तो आपके पास वेजेस इंक्रीज हो जाएंगे। कोई गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगी। ठीक है। मैं से पढ़ भी सकता हूँ द इनविजिबल हैंड ऑफ इकोनॉमिक्स। क्लासिकल अप्रोच क्या है? इनविजिबल हैंड ऑफ इकोनॉमिक्स। तेरा जनरल वेलफेयर आपकी मैक्सिमाइज होगी अगर मार्केट फ्री होंगे और हर इंडिविजुअल अपने इंटरेस्ट के मुताबिक काम कर रहा होगा, कोई इंटरवेंशन नहीं होगी, तो इकोनॉमी की जनरल वेलफेयर मैक्सिमम होगी। ये क्लासिकल अप्रोच है। इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए क्या क्या है? डिमांड और सप्लाई बराबर होगी, मार्केट वर्क करेगी बगैर किसी इंटरवेंशन के, वेजेस और प्राइसेस जो फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब मार्केट डिसाइड करेगी वेजेस, गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगी कि मिनिमम वेजेस 25,000 है, 17,000 है या 50,000 है, बल्कि मार्केट आपको बताएगी कि मिनिमम वेज रेट क्या है।
Thus, according to the classical approach, the government should have a limited role in the economy. तो क्लासिकल अप्रोच में गवर्नमेंट का मिनिमम रोल है, बस सिर्फ उसका रोल क्या है कि वो वेलफेयर की गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस कर दे, या वो गुड्स जो कि प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है, यानी कि फ्री राइडर एग्जिस्ट करते हैं, वो गुड्स जो है वो कौन प्रोड्यूस करेगा, गवर्नमेंट प्रोड्यूस करेगा, जिन्हें हम पब्लिक गुड्स कहते हैं। केनेडियन अप्रोच जो डेवलप हुई थी 1936 में, अच्छा हुआ क्या था कि 1930 में एक ग्रेट डिप्रेशन आया कि तमाम इकोनॉमीज का आउटपुट डिक्लाइन होना शुरू हो गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्रिएट हो गई, और 5-6 साल हो गए लेकिन वो इकोनॉमी रिकवर नहीं हुई। तो फिर इकोनॉमिस्ट ने सोचो विचार शुरू किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये मार्केट फोर्सेस वर्क क्यों नहीं कर रही हैं, और क्यों जो है वो इक्विलिब्रियम जो है वो रिस्टोर नहीं हो रहा है, और जो है वो ग्रोथ क्यों नहीं हो रही। तो फिर जो कीन्स था उसने एक ये स्कूल ऑफ थॉट डेवलप किया कि जब तक गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं करेगी तो वो जो रिकवरी फेज है या जो मार्केट फोर्स है वो स्लोली और ग्रेजुअली वर्क करती है। वो कितना लंबा ये कितनी देर में वो इक्विलिब्रियम रिस्टोर हम जब तक वेट तो नहीं कर सकते, पता हमारी सारी नस्ल खत्म हो जाए, पूरा एक अशरा गुजर जाए, 10 साल गुजर जाए, 20 साल गुजर जाए, हम बैठे वेट करते हैं कि मार्केट फोर्स वर्क करेंगे, इकोनॉमी दोबारा वापस अपनी पोजीशन पर आएगी। तो अगर हम इंटरवेंशन करेंगे तो ये काम जल्दी होगा और इक्विलिब्रियम रिस्टोर हो जाएगा। तो उसने कहा कि जब भी इकोनॉमी में रिसेशन आता है, रिसेशन का मतलब क्या है कि आपका कंटिन्यूस टाइम पीरियड तक आपकी इकोनॉमी का जो आउटपुट है वो डिक्लाइन होता रहे, उसको हम रिसेशन कहते हैं। कह रहे कीन ने कहा कि असल में प्रॉब्लम ये है कि जो रिसेशन का मतलब है कि आउटपुट डिक्लाइन हो रहा है। जब आउटपुट डिक्लाइन हो रहा है तो फर्म है वो लेबर हायर नहीं कर रही है, तो वो आउटपुट कम प्रोड्यूस कर रही है, तो लोगों की इनकम कम हो रही है। जब लोगों की इनकम कम है रिसेशन की वजह से तो उनकी डिमांड भी कम होगी, जब डिमांड कम होगी तो इन टर्न आउटपुट कम प्रोड्यूस होगा। मतलब कि इस सर्किल को तोड़ने के लिए तरीकेकार ये है कि आप लोगों की इनकम जनरेट कर दें। तो इनकम किस तरीके से जनरेट करें कि गवर्नमेंट इंटरवीन करे और इंडिविजुअल को हायर करे और उनको वेजेस दे। अगर गवर्नमेंट के पास कोई काम करवाने के लिए ना हो तो वो लोगों से कहें कि गड्ढे खोदो और उसके बिहाफ में उनको पेमेंट करें, और पेमेंट जब वो करेगी तो लोगों की इनकम जनरेट होगी, जब इनकम जनरेट होगी तो उनकी डिमांड क्रिएट होगी, ठीक है, जिसके पास जब इनकम आती है तो उसका क्या करता है, गुड्स एंड सर्विस डिमांड करता है। जब वो डिमांड क्रिएट करेगा तो इन टर्न क्या होगा, फर्म आउटपुट प्रोड्यूस करेगी, फर्म को ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करना होगा तो वो लेबर हायर करेगी और उसको इनकम देगी, फिर जब लोगों की इनकम बढ़ेगी फिर डिमांड की सर्कल चलना शुरू होगा और इकोनॉमी रेसिडेंस से बाहर आएगी। तो तीन जो स्कूल ऑफ थॉट है वो कहता है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन जरूरी है ताकि जल्दी से इक्विलिब्रियम रिस्टोर हो जाए और इकोनॉमी रेसिडेंस से बाहर आ जाए, ठीक है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट इसमें आप क्लासिकल कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, कीन्स कहते हैं कि होना चाहिए। कीन्स 1936 assumed that wages and price adjust slowly। जैसे क्लासिकल कह रहा था कि प्राइस और वेजेस जो है वो फ्लेक्सिबल है, वो एडजस्ट हो जाएंगी, तो ये भी कह रहा है कि हाँ एडजस्ट हो जाएंगी मगर वो बहुत स्लो एडजस्ट होती है। Thus market could be out of equilibrium for long period of time and unemployment can persist। कह रहा है कि अगर ये बहुत स्लो होगा तो जो इक्विलिब्रियम से जो मार्केट हटी है, आउट ऑफ इक्विलिब्रियम पे आ गई है, तो वो बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए रह सकती है और अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी आपकी इकोनॉमी में, तो इसके लिए आप इंटरवीन करें। Therefore, according to the Keynesian approach, government can take action to alleviate unemployment। government को इंटरवीन करना चाहिए ताकि वो अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस कर सके। So the government can purchase goods and services, thus increasing the demand for output and reducing unemployment। परचेज गुड्स एंड सर्विसेज करे या लोगों को हायर करे, दोनों काम कर सकती है, ठीक है। दोनों सूत्रों में क्या होगा, अगर गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विस परचेज करेगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, आप लेबर को हायर करके उसको वेजेस देंगे तो वो भी गुड्स एंड सर्विस परचेज करेगा तो भी आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी और आपका आउटपुट बढ़ेगा और आपकी एम्प्लॉयमेंट वो रिड्यूस हो जाएगी। न्यूली जनरेटेड इनकम वुड बी स्पेंट एंड वुड रेज एम्प्लॉयमेंट इवन फर्दर।
और ये सर्कल चलता रहेगा। जो न्यू इनकम जनरेट हुई है गवर्नमेंट के गुड्स एंड सर्विस परचेज करने से या लेबर को हायर करने से, तो जब वो डिमांड क्रिएट होगी, आउटपुट बढ़ेगा, तो और लेबर हायर होगा और उनको इनकम मिलेगी और आपका जो आउटपुट है वो बढ़ता चला जाएगा और आपकी इकोनॉमी से बाहर आ जाएगी। ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ द क्लासिकल कीनेजियन डिबेट, जो इसके बाद जो है वो क्लासिकल कीनेजियन डिबेट जो है वो स्टार्ट हुई। आफ्टर स्टैगफ्लेशन क्या है? हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड हाई इन्फ्लेशन of the 1970s, a modernized classical approach reappeared. इस जो क्लासिकल कीनेजियन डिबेट के बाद 1970 में जब स्टैगफ्लेशन आया, स्टैगफ्लेशन क्या है? जिसमें ऐसा टाइम पीरियड जिसमें हाई अनएम्प्लॉयमेंट भी हो और हाई इन्फ्लेशन भी हो, तो फिर एक और न्यू अप्रोच रिएक्ट, जिसको हम कहते हैं मॉडर्न क्लासिकल अप्रोच। ठीक है, बेसिकली वो है क्लासिकल अप्रोच ही, लेकिन वो उसके बाद कुछ न्यू एडिशन हुई, तो उसको न्यू क्लासिकल या मॉडर्नाइज्ड क्लासिकल अप्रोच थ्योरी कहते हैं। Where substantial communication and cross-pollination is taking place between the classical and Keynesian approaches। तो आपस में उनकी डिस्कशन हुई, कम्युनिकेशन हुई, तो उन्होंने अपने उसको शेयर किया और अपडेट किया। क्या अपडेट किया? अब यूनिफाइड अप्रोच क्या है कि इंडिविजुअल फर्म एंड द गवर्नमेंट इंटरैक्ट इन गुड्स एसेट एंड लेबर मार्केट। अब जो मॉडर्न क्लासिकल इकोनॉमिक्स है उन्होंने इवॉल्व किया कीनेजियन डिबेट के बाद कि इंडिविजुअल फर्म एंड द गवर्नमेंट इंटरैक्ट इन गुड एसेट एंड लेबर मार्केट। जो इंडिविजुअल है, फर्म्स हैं और जो गवर्नमेंट है, वो इंटरैक्ट करती है किसमें? गुड एसेट और लेबर मार्केट में। द मैक्रोइकोनॉमिक एनालिसिस बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। जो मैक्रोइकोनॉमिक एनालिसिस है वो बेस करते हैं इंडिविजुअल के बिहेवियर पे। तो कीनेजियन एंड क्लासिकल इकोनॉमिक्स एग्री दैट in the long run prices and wages adjust to equilibrium level। कि लॉन्ग रन में प्राइस और वेजेस एडजस्ट हो जाते हैं, अपने इक्विलिब्रियम पे रहते हैं। दोनों ने माना, कीन भी मानता है, क्लासिकल भी इस पे एग्री है कि लॉन्ग रन में आपका कोई डिसइक्विलिब्रियम नहीं होता है, बल्कि प्राइस और वेजेस अपने इक्विलिब्रियम पे ही ऑपरेट हो रहे होते हैं। The basic model will be used either with classical or Keynesian assumption about flexibility of wages and price in the short term। जो बेसिक मॉडल है या तो क्लासिकल का होगा या कीन्स का होगा, तो वो एज्यूम असम्पशन है, वो कहते हैं कि जो वेजेस हैं वो फ्लेक्सिबल है इसमें शॉर्ट रन में, लेकिन जो प्राइस और वेजेस जो चेंज हो रही है ना, फ्लक्चुएट हो रही है, यानी कि डिसइक्विलिब्रियम में, वो सिर्फ शॉर्ट रन में है। लॉन्ग रन में प्राइस और वेजेस फ्लक्चुएट नहीं होती हैं, बल्कि वो स्टिकी होती हैं, यानी कि वो फिक्स रहती हैं, चेंज नहीं होती। ठीक है ना? तो ये हमने जो है वो थोड़ा सा चैप्टर नंबर 1 हमने आज यहाँ पे कवर किया, जिसमें हमने पूरा चीजें इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन देखी, हमने मैक्रोइकोनॉमिक्स की डेफिनेशन देखी और थ्योरीज को डिस्कस किया, और फिर स्कूल ऑफ थॉट्स को हमने डिस्कस किया। यहाँ पे हमारे पास चैप्टर नंबर 1 जो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट सेशन में फिर इंशाल्लाह ताला हम चैप्टर नंबर 2 नेशनल इनकम अकाउंट्स कंटिन्यू करेंगे। तो आज क्लास को मैं यहाँ पे आज इस सेशन को मैं यहाँ पर एंड करता हूँ। कोई भी क्यूरी हो आप वो व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।